तो साइनाइड के क्रॉस 2 मोल वाटर की एडिशन होती है इस तरह से कि ये CN है, एक H2O ऐसे, एक HOH ऐसे, तो ये बन गया RCOOH और यहाँ से अमोनिया। ठीक है बेटे? यस मैम। एनी अदर डाउट बेटा किसी को? यस मैम। बड़ी बता हॉफमैन मोनोलिसिस रिएक्शन। देखो हॉफमैन मोनोलिसिस क्या होती है कि आप उसको ट्रीट करते हैं एल्काइल हैलाइड को अमोनिया से। पहले प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बनता है, फिर सेकेंडरी बनता है, सॉरी पहले प्राइमरी अमीन बनती है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर क्वाटरनरी। क्या हो रहा है, आप इधर देखो, RX से शुरू किया और इसमें डाला NH3, RNH2 बन गया, एक HX यहाँ से निकल गया। यस मैम। अब सोचो एक और RX इस पे डाल दिया तो 2 R और एक N और एक H, ये जुड़ गए, HX फिर निकल गया। फिर एक और RX इस पे डाल दिया तो 3 R और एक N लग गए और एक HX निकल गया। और जब चौथी बार RX डाला तो ये सारा कुछ जुड़ गया, R4 हो गया, N पॉजिटिव X नेगेटिव। इसको हॉफमैन मोनोलिसिस कहते हैं। अगर आपका एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो ये पूरा एंड तक चला जाएगा और मेजर प्रोडक्ट एक क्वाटरनरी सॉल्ट होगा। लेकिन अगर आपका अमोनिया एक्सेस में है बेटा तो मेजर प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन होगा। ठीक है? ओके। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट बेटा? यस मैम। मैम बोलो बोलो बेटा। मैम SN1 में आपने बताया था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइज करता है X नेगेटिव को। मैम उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। X नेगेटिव को भी और R पॉजिटिव को भी। देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, जैसे पानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात तो हमने कल भी की कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, वो कार्बोकेटायन को सॉल्वेट करके X नेगेटिव से सेपरेट कर देता है। कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है दैट सेपरेट्स द R पॉजिटिव कार्बोकेटायन। जैसे वाटर मॉलिक्यूल लग जाते हैं, अगर कार्बोकेटायन को भी वाटर मॉलिक्यूल लग गए, उधर से दूसरी तरफ से हेलाइड को भी लग गए, तो वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है मैम मैम एक और चीज पूछनी थी। बोलो बोलो बेटा। मैम यहाँ पे आपने बोला था कि यहाँ पे इन्वर्जन होता है कॉन्फ़िगरेशन का। मैम क्यों होता है? किसमें? SN2 में? SN1 में। SN1 में पहले इन्वर्जन होता है ना, अगर शुरू शुरू में ये आयन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कि R पॉजिटिव और X नेगेटिव इकट्ठे जुड़े हुए हैं, तो R पॉजिटिव की फ्रंट साइड पे तो X नेगेटिव लगा है, तो फिर न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा बेटा? मैम बैक साइड से, है ना, और बैक साइड में इन्वर्जन होगी। ठीक है? यस मैम। मैम यहाँ पे X नेगेटिव है और उसके कारण रिपल्शन होगी, इसलिए यहाँ पे बैक साइड से अटैक करेगा। हाँ, रिपल्शंस कह लो, स्टेरिक हिंड्रेंस कह लो, कि भी वैसे भी सामने एक बड़ी सी चीज पड़ी है तो उसको जगह नहीं मिल रही अटैक करने की, तो वो पीछे से अटैक कर रहा है। ठीक है? ओके थैंक यू मैम। यू वेलकम बेटे। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट बेटे? ये जो आपने बताया ये NaAceton वाला इस तीसरी स्लाइड में, इसमें ये बेटा हम आगे पढ़ेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे कि NaI एसीटोन वाला कौन सा रिएक्शन होता है, और इसमें बस ये फिंकलस्टीन होता है, इसमें चलती है SN2 है। ठीक है? दीपांशु समझ में आगे बेटा? नहीं, उसकी आवाज नहीं आ रही, मे बी सब नेटवर्क इशू। कुछ नहीं बेटा, इसमें बार मैंने क्या समझाया, इस पे आई अटैक कर रहा है, जो लिविंग ग्रुप है वही अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो अब सोचो ना, SN2 चल रहा है, ये वाला आई जो अटैक करता है वो पीछे से अटैक करेगा और ये फ्रंट से निकल जाएगा। अगर इस आई ने पीछे से अटैक किया, ये फ्रंट से निकल गया, तो H फ्रंट पे आ गया, ये वाला आई पीछे लग गया। लेकिन अब इसके ऊपर फिर से आई अटैक कर गया, अब फिर से इसकी बैक साइड पे करेगा, वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे, बार बार वॉल्डन इन्वर्जन होंगी, कन्वर्ट होते रहेंगे, और अल्टीमेटली इन दोनों का मिक्सचर मिल जाएगा, जिसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस मैम, थैंक यू। हाँ जी, एनी अदर डाउट बेटे? चले आगे, चलो Yes, आगे ma'am. बढ़ते हैं बेटा। फिर अभी RPS के डाउट्स नहीं लेती, क्योंकि RPS अभी कंप्लीट भी नहीं हुई हमारी। अच्छा बेटा, यहाँ पे ना एक जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये तो कल हमने किया था, एक जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी
टुवर्ड्स SN रिएक्शन। अब चाहे मैकेनिज्म SN1 चले या SN2, एक जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है SN के लिए क्या होता है, सबसे रिएक्टिव होते हैं बेंजाइल हैलाइड्स। बेंजाइल बेंजीन रिंग पे CH2 लगा है और हैलोजन लगा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो है ये होती है बेंजाइल हैलाइड्स की। उसके बाद होते हैं एलाइल। अभी इसको एक्सप्लेन करती हूँ क्यों, लेकिन पहले ऑर्डर दे रहे हैं। फिर आते हैं बेटा हमारे अल्काइल हैलाइड्स, फिर आते हैं विनाइल हैलाइड्स, और फिर आते हैं एराइल हैलाइड्स। अब जरा इसको सोचते हैं, बेंजाइल हैलाइड इधर बना के दिखाती हूँ बेटा। बेंजाइल हैलाइड का मतलब है कि बेंजीन रिंग और उसके ऊपर एक CH2 लगा है और उसके ऊपर एक हैलोजन जो है वो साथ में लगा हुआ है। कि आपके पास कुछ ऐसे बेटा, ये देखो ये बेंजीन, इसके साथ ये CH2, ये X, ये बेंजाइल हैलाइड है। इसको थोड़ा ठीक से बनाऊं तो अच्छा, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है वो अल्फा, ये साथ वाला कार्बन बीटा है। इस बीटा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटे? sp2 sp2, बिल्कुल ठीक है जी, sp2। sp2 वाला sp3 के मुकाबले में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि ज्यादा? ज्यादा ज्यादा तो विड्रॉ करेगा इससे थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं पर कुछ तो विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यस मैम खींचेगा तो अल्फा कार्बन डेफिशिएंट हो जाएगा। अल्फा कार्बन डेफिशिएंट हो गया बेटा तो अल्फा कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल या आसान? आसान आसान। तो SN2 आसानी से चलेगी, न्यूक्लियोफाइल जल्दी से आ गई तो SN2 आसानी से चलेगी ना बेटा। यस मैम और दूसरा ये भी है कि बेंजाइल कार्बोकेटायन भी बड़ा स्टेबल बनता है। स्टेबल ही होता है बेंजाइल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो रेजोनेंस में जाएगा, यस मैम तो SN1 भी आसानी से चलेगी। तो इसलिए इन जनरल बेंजाइल वाले सबसे आगे आ जाते हैं कि बेंजाइल हैलाइड्स जो है वो सबसे रिएक्टिव है। ऐसी बेटा एलाइल, एलाइल हैलाइड क्या है? ये बेंजाइल हैलाइड है। मैं एलाइल हैलाइड भी बना देती हूँ यहाँ, चलो इधर बना देते हैं, ये लो, ये एलाइल हैलाइड होगा। इसमें भी वही बात कि कार्बोकेटाइन भी बड़ा स्टेबल बनेगा, विड्रॉइंग ग्रुप भी sp2 वाला भी साथ में लगा हुआ है इसलिए। फिर अल्काइल हैलाइड नॉर्मल। विनाइल और एराइल हैलाइड्स की बातें हम पहले कर चुके हैं बेटा हम, आप याद करो। ये रहा विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड कम रिएक्टिव क्यों है? बोलो, व्हाई विनाइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव? उसके पास प्लस नहीं है ना, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है। अनस्टेबल कार्बोकेटाइन के अलावा कुछ और? रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस से भी ज्यादा जरूरी ये है कि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता। पहले भी तो GOC में कहानी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होना क्या है, चाहे SN1 चले चाहे SN2, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूटना है ना। लेकिन ये बॉन्ड तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है थोड़ा स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग हो गया तो उसका टूटना आसान हो गया कि मुश्किल हो गया? मुश्किल मुश्किल और इसी तरह से अगर हम एराइल हैलाइड ले लें, ये लो, ये रहा एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में भी तो यही बात है, हेलोजन के पास लोन पेयर है, इधर देगा और देगा तो फिर ये बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं बेटा, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये दोनों दे एक्वायर
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो दे आर डिफिकल्ट टू क्लीव। वैसे इसके 4-5 रीजन है बेटा कि वाई। सबसे पहला रीजन तो यही है कि भी जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है एराइल और विनाइल हैलाइड्स का, देखो ये एनसीईआरटी का है बेटा सारे रीजनिंग, कि एराइल और विनाइल हैलाइड्स लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, एल्काइल हैलाइड से और या एलाइल हैलाइड से। तो पहला रीजन तो यही है बेटा कि जो आपके पास कार्बन हैलोजन बॉन्ड है एराइल और विनाइल हैलाइड्स, that acquires partial double bond character due to resonance, so it is difficult to cleave। दूसरा, अच्छा ये जो हैलोजन है वो जिस कार्बन को जुड़ा है, हैलोजन इस कार्बन को जुड़ा है, इस कार्बन की CH वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 sp2 है ना। अच्छा अगर हम एल्काइल हैलाइड ले लें तो ये लो जी, यहाँ कहीं एल्काइल हैलाइड भी बना देती हूँ, ये एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड में जिस कार्बन को हेलोजन जुड़ा है ये CH2 वाला, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 sp3। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, sp2 या sp3? sp2 sp2। तो sp2 वाला जो है, देखो वैसे sp2 वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हैलोजन उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन अगर हम एक बात की बात करें कि यहाँ पर ये इसने हेलोजन ने इससे खींचना ही है, पर sp2 हाइब्रिड कार्बन वाला हेलोजन को कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये थोड़ी कम डोनेशन करेगा जी, और sp3 वाला थोड़ी ज्यादा कर देगा क्योंकि sp3 वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है वो इसका ज्यादा पोलर हो जाएगा, और बॉन्ड अगर ज्यादा पोलर है तो उसका टूटना आसान हो जाएगा क्योंकि X नेगेटिव ने निकलना। समझ में आई मेरी बात? यस यस मैम। मैम। एक और बात, sp2 वाला वैसे भी छोटा बॉन्ड बनाता है, उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। वैसे तो बॉन्ड लेंथ वैसे भी इसकी कम ही होनी है ना, क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि सी या फिर इसलिए क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में बॉन्ड ऑर्डर होता है कम होता है कि ज्यादा होता है? 1 से कम होता है, 1 से ज्यादा? चलो ये बता दो। 1 से ज्यादा होता है। 1 से ज्यादा होता है। ज्यादा। तो सिंगल बॉन्ड के मुकाबले, यहाँ तो ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई, और बॉन्ड लेंथ कम हो गई है, छोटा है बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड, तो फिर उसको तोड़ना मुश्किल ही है ना। समझ में आई? मैम। अच्छा एक और बात, अगर ये निकलेगा, जैसे आपने अभी किसी ने कहा भी, अगर ये हैलाइड निकलेगा तो ये विनाइल कार्बोकेटायन बनेगा, और यहाँ से फिनाइल कार्बोकेटायन बनेगा, दोनों ही काफी कम स्टेबल होते हैं। तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन अगर बने, अगर मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज हमें ये नहीं पता ना SN1 या SN2, अगर बेटे SN1 मैकेनिज्म चला तो कार्बोकेटायन बनेगा, और इनके तो कार्बोकेटायन भी बड़े अनस्टेबल बनते हैं, इसलिए ये रिएक्शन शो नहीं करते। जबकि एल्काइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन, एलाइल कार्बोकेटायन ये तो बड़े स्टेबल होते हैं, इसलिए भी ये SN रिएक्शन जो है दिखाने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। एक और बात, ये अल्फा कार्बन है जिस पे हेलोजन जुड़ा है, ठीक है जी, इस पे आके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, लेकिन इसके पास पाई बॉन्ड भी है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से ये जो अल्फा कार्बन है बेटा, ये रिच हो गया कि डेफिशिएंट? रीच हो गया। और अगर ये रिच हो गया तो इसका मतलब ये है कि भी इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना मुश्किल हो गया है। मुश्किल। सेम इज विद दिस आल्सो, इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जबकि यहाँ पे इसको जुड़ा है, इसके पास तो देखो कोई पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। ऐसे ही आपके पास बेंजाइल हैलाइड में इसको जुड़ा है, इसके ऊपर तो कोई पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, एल्काइल हैलाइड में भी नहीं है।
तो इसलिए अटैक करना जो है वो जो है मुश्किल हो जाता है किसका, न्यूक्लियोफाइल का। तो ये आपके बेटा 3-4 रीजंस हैं। इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ। और ये सारा बेटा ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, दिस इज ऑल एनसीईआरटी, ठीक है। Attack of nucleophile on carbon carrying the halogen in aryl and vinyl halides is difficult because of the pi electron cloud on it. मेरी बात समझ में आई बेटे? यस मैम। सो ये आपके रीजंस थे कि व्हाई दे आर लेस रिएक्टिव, वो लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं। अब चलते हैं हम बेटा इससे आगे। अब मतलब जनरल ऑर्डर अगर हमें पूछा जाए कि कौन कम रिएक्टिव, कौन ज्यादा, जैसे 4-5 स्ट्रक्चर्स बना के दे देंगे, तो इन जनरल चाहे वो SN1 से जाए चाहे वो SN2 से जाए, इन जनरल हमारा ऑर्डर यही रहता है कि बेंजाइल, फिर एलाइल, फिर अल्काइल, फिर विनाइल और फिर एराइल। चलो आगे देखें कुछ क्वेश्चन। ये देखो बेटे, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगे हैं, आपने इसको KOH एक्वस से ट्रीट किया। KOH एक्वस के साथ क्या होता है, क्या होना है कि अल्कोहल बनता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना, सवाल इस बात का है कि क्या ये दोनों क्लोरीन्स रिप्लेस हो जाएंगी या सिर्फ एक ही होगी? एक ही होगी। होगी। क्यों, दूसरी क्यों नहीं होगी? और अगर एक होगी तो कौन सी होगी? sp3 वाली जो लगी है। हाँ। दूसरी वाली, ये वाली क्यों नहीं होगी? डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच। विनाइल एलाइड है ना, ये देखो ध्यान से देखो, डबली बॉन्डेड कार्बन पे हेलोजन लगा है। अभी जो बात की ये सारी वही तो है कि ये तो विनाइल एलाइड है। और विनाइल हेलाइड में बेटा, अब मैं पिछले पेज पे ही लिख देती हूँ बल्कि, कि विनाइल और एराइल हेलाइड ऑर्डिनरी कंडीशंस में तो SN रिएक्शन दिखाते ही नहीं है। तो बस फिर यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये वाला क्लोरीन क्लोरीन ही रहेगा, यहाँ OH हो जाएगा। अच्छा अगले वाले में देखो, केसीएन अल्कोहलिक। केसीएन अल्कोहलिक के साथ क्या होता है? CN की सब्स्टिट्यूशन। CN की सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ एक बात देखने वाली है ना कि मैकेनिज्म कौन सा चलेगा। बिकॉज अगर SN1 चलता हुआ तो फिर कार्बोकेटायन, और जहां कार्बोकेटायन वहां शिफ्ट। तो यहाँ ये मैकेनिज्म SN2 चलेगा कि SN1? SN1। SN1। क्यों SN1 क्यों चलेगा? क्योंकि मैम यहाँ पे टर्शरी है तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से SN2 भी चल सकता है। हाँ ये भी ठीक है, और इसलिए भी क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटायन बनेगा वो शिफ्ट करके बड़ा स्टेबल हो जाएगा। बेटे देखो, कल ही तो पढ़ा है, ध्यान से देखो, ये नियोपेंटाइल हैलाइड नहीं है? नियोपेंटाइल ही तो है। कल आपको नियोपेंटाइल की कहानी एक्सप्लेन की मैंने कि नियोपेंटाइल में आपके पास बेसिकली होता क्या है कि मैकेनिज्म SN1 ही चलता है, क्योंकि कार्बोकेटायन पहले प्राइमरी बनता है लेकिन बाद में शिफ्ट लेके क्या हो जाता है, टर्शरी। तो हाँ SN1 चलेगा। SN1 चलेगा तो यहाँ से ये निकला, ये बना जी कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन ने क्या लेना है? शिफ्ट। मिथाइल। सीधा शिफ्ट करने के बाद ही लिख रही हूँ मैं इसको। शिफ्ट करने के बाद ये टर्शरी कार्बोकेटायन बन गया। और फिर इस पे साइनाइड का अटैक दिखाओ कि जहां पर पॉजिटिव चार्ज है उस पर अब साइनाइड लग गया, ये प्रोडक्ट बन गया। अच्छा अब ये I- 1 मोल है और लिख दिया कि यहाँ SN2 है, इसमें 2 क्लोरीन है। क्वेश्चन ये है कि कौन सा क्लोरीन रिप्लेस होगा? राइट साइड वाला।
राइट साइड वाला क्यों? उस स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, बिल्कुल ठीक, कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और SN2 में तो कोई शिफ्ट भी नहीं होनी, इसलिए कुछ सोचना ही नहीं। SN2 में तो बेटा कोई शिफ्ट नहीं होती, बस जहां से हेलोजन तोड़ो उसकी जगह पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो लगा दो, ये प्रोडक्ट बन गए। समझ में आई मेरी बात बेटे? यस मैम। ये थी बेटा आपके पास SN रिएक्शंस। मैं अभी पिछले पेज पे लिख देती हूँ कि एराइल और विनाइल हैलाइड्स ऑर्डिनरी कंडीशंस में SN रिएक्शन नहीं दिखाते। हाँ, वो आगे चल के करेंगे एराइल हैलाइड में कि ड्रास्टिक कंडीशन में वो क्यों दिखा देते हैं या कैसे दिखा देते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी कंडीशंस में तो यस दे डू नॉट शो SN रिएक्शंस। वैसे ये मैंने आपको वहां भी लिखवाया था हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में कि एराइल एंड विनाइल हैलाइड्स do not show SN reactions under ordinary conditions. बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए नॉर्मल कंडीशंस में वो रिएक्शन नहीं दिखाते। अब चलते हैं बेटा हम इससे आगे। हमने ये रिएक्टिविटी शुरू की और हमने फर्स्ट कैटेगरी SN रिएक्शंस पढ़े, वो जो 10-12 जो है रिएक्शंस थे SN रिएक्शंस हमने वो पढ़े। अब हम उसके आगे चलेंगे बेटा सेकंड कैटेगरी एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थे और अब इसके बाद आएंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। और एलिमिनेशन में एक ही रिएक्शन है, डीहाइड्रोहैलोजनेशन। डीहाइड्रोहैलोजनेशन क्या होती है भाई? हैलोजन का हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का लॉस हो जाए, है ना। और एल्काइल हैलाइड में होती है, हम भी अभी एल्काइल हैलाइड ही पढ़ रहे हैं। और उसके लिए रिएजेंट क्या डालना पड़ता है डीहाइड्रोहैलोजनेशन के लिए? KOH अल्कोहलिक, वेरी गुड। और कुछ? NaNH2, KNH2, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, वो सारी बेस कैटलाइज्ड होती है डीहाइड्रोहैलोजनेशन। और डीहाइड्रोहैलोजनेशन में एक रूल फॉलो होता था, वो कौन सा था? सेटजेव रूल। सेटजेव रूल कहता है कि जब एल्कीन अगर एक से ज्यादा बन सकती है तो वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी जो मोर एल्काइलेटेड है। मोर एल्काइलेटेड मतलब जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, जो ज्यादा स्टेबल है वो बनेगी। और याद है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती थी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से? Tertiary greater than secondary greater than primary. Yes, that is the order of reactivity. फिर चाहे अभी उसके भी मैकेनिज्म्स करने हैं, वहां नहीं किए थे बेटा, अब उसके मैकेनिज्म्स करेंगे हम। लेकिन अभी मैकेनिज्म जो मर्जी चले, देखो SN1 SN2 की बातें अलग है और बेटा E1 E2 की बातें जो है वो अलग है। SN1 SN2 में तो चेंज हो जाता है, SN1 में रिएक्टिविटी टर्शरी की ज्यादा होती है, SN2 में प्राइमरी की। बट डीहाइड्रोहैलोजनेशन एलिमिनेशन में बेटा हमेशा ही रिएक्टिविटी टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी होती है। और मैंने तब भी समझाया था कि प्रोडक्ट एल्कीन पर बेस्ड है कि एल्कीन जो है वो कौन सी बनती है। तो डीहाइड्रोहैलोजनेशन होती क्या है? डीहाइड्रोहैलोजनेशन में यही करते थे ना, ये इस पे हाइड्रोजन लगा है, ये इस पे हैलोजन लगा है, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन। यहाँ अल्फा से X नेगेटिव जाएगा, बीटा से H पॉजिटिव जाएगा। यस, बेस कैटलाइज्ड होती है। आप कोई बेस डालते हैं बेटा, बेस लाइक KOH अल्कोहलिक, लाइक NaNH2, लाइक KNH2, ऐसी कोई भी बेस जो है वो इसके अंदर ऐड की जाती है। और बेस क्यों डालते हैं? बेस इसलिए डालते हैं क्योंकि H पॉजिटिव निकालने के लिए जरूरत पड़ती है। तो यस, सम बेस लाइक KOH alcoholic,
या NaNH2 या KNH2 या सोडियम मिथॉक्साइड या सोडियम इथॉक्साइड, ऐसे कोई भी बेस। और बनता क्या है? ऑफ कोर्स हमें जो मिलती है वो एल्कीन मिलती है। और रिएक्टिविटी याद करो, आइडो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो। अब तो आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हो तो बॉन्ड वीक है, या ये भी तो अब समझ सकते हो कि आयोडाइड सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। यस यस मैम। तो इसलिए आसानी से निकलेगा, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। उधर से टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये बीटा एलिमिनेशन है, ये तो एक्चुअली हम वहां कर ही चुके हैं ना बेटा, कि ये बीटा एलिमिनेशन है और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है क्या होती है, और सेडजेफ रूल फॉलो होता है। लेकिन अब हमने करने हैं इनके मैकेनिज्म्स। ये एलिमिनेशन के लिए बेटा ई यूज कर रहे हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस जो है दे आर ई रिएक्शंस। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए SN यूज करते हैं, एलिमिनेशन के लिए ई, और एक ही है, इसीलिए यहाँ पे there's only one dehydrohalogenation। अब देखो एलिमिनेशन के मैकेनिज्म्स करने हैं हमने। इसमें 2 या 3 तरह के एक्चुअली मैकेनिज्म्स हैं, थोड़े थोड़े SN से सिमिलर है। पहला है जी E1, जैसे SN1 होता था। SN1 का इंटरमीडिएट क्या होता था? कार्बोकेटाइन। तो E1 का भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन ही। और काफी चीजें इसमें सिमिलर है। पहले देखते हैं क्या है E1 रिएक्शन है क्या, उसकी बात कर लेते हैं। बेटा E1 में ये लिया आपने एल्काइल हैलाइड, दिस इज द RX। पहले स्टेप में क्या हुआ? पहला स्टेप इसका स्लो स्टेप। अब मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे भी दिखा सकते हैं ना बेटा, X इधर दिखा दूं, H इधर दिखा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा एल्काइल हैलाइड है। पहला स्टेप हमारा स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है, या RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और पहले स्टेप में यहां से ये हेलाइड आयन निकला, और जो हेलाइड आयन निकल गया X नेगेटिव की फॉर्म में, तो ये आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या बन गया जी? कार्बोकेटाइन। और जहां कार्बोकेटाइन बन गया वहां पर शिफ्ट पॉसिबल है। अब अगले स्टेप में क्या होता है? अगले स्टेप में बेटा बेस आती, यहाँ पर मैं B नेगेटिव, OH नेगेटिव कुछ भी लिख सकती हूँ। B नेगेटिव मैं लिख देती हूँ कि बेस है, OH नेगेटिव भी लिख सकते थे। बेस आएगी, और बेस का काम ये है कि उसने यहां से प्रोटॉन को निकाल के ले जाना है। बेटे बेस ने इसमें से H पॉजिटिव तोड़ा, ये निकल गया, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर आ जाएंगे। और यहाँ अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इस कार्बन का भी पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया ना। समझ में आई मेरी बात? यस मैम। ये फर्स्ट स्टेप है, और ये बन गई हमारी एल्कीन। दिस इज एल्कीन। अच्छा, अब स्लो स्टेप तो पहले वाला है ना, और पहले वाले का जो आपके पास रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट बोलो। एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड। तो अगर इसका रेट लॉ लिखना है तो अब देखो रेट लॉ क्या लिखा जाएगा? रेट इज K into concentration of alkyl halide। और अगर रेट लॉ K into concentration of alkyl halide है
तो रेट कितनी कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है? 1 1। तभी तो इसका नाम यूनिमॉलिक्यूलर है। देखो ऊपर, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर। अब दोबारा लिख नहीं रही हूं मैं, यहाँ पर लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, समझ गए? इसमें एक ही कंसंट्रेशन टर्म है, तभी तो यूनिमॉलिक्यूलर है। SN1 में लिख लिया हमने, ठीक है? Yes, ma'am. तो यस, एंड E1 इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म, है ना? ये 2 स्टेप्स है, पहला और ये दूसरा। इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। यस, ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। तो ये था बेटा आपके पास E1, इसका कंट्रास्ट है E2। E1 का इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, तो तुम ही बता दो E2 में इंटरमीडिएट क्या होने वाला है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, बिल्कुल जी। एंड इट विल बी डेफिनेटली अ 1 स्टेप मैकेनिज्म, वो एक ही स्टेप में हो जाएगा। चलो देखिए E2 मैकेनिज्म में क्या होता है। E2 मैकेनिज्म में ये B नेगेटिव पहले ही अटैक करने के लिए आ गए पीछे से, ये H, बाकी के बॉन्ड्स इस तरह से लगे हुए हैं। अब यहाँ पे होना तो ये है ना, बेस ने H को ले जाना है, B नेगेटिव का H के साथ बॉन्ड बनेगा, H का इस बीटा कार्बन के साथ बॉन्ड टूटेगा और उधर से अल्फा कार्बन का हेलोजन के साथ टूटेगा और अल्फा और बीटा के बीच में नया बॉन्ड आएगा। तो आप सोचो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है। ये देखो, B नेगेटिव का H के साथ बॉन्ड बनना शुरू हो गया, H का बीटा कार्बन के साथ बॉन्ड टूटना शुरू हो गया, अल्फा और बीटा कार्बन में ये पार्शियल पाई बॉन्ड बनना शुरू हो गया, अल्टीमेटली यहाँ डबल बॉन्ड होना है और ये बॉन्ड भी टूटना शुरू हो गया। अब ये ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ पे होता ही ट्रांजिशन स्टेट ये है कि when where old bonds are not completely broken and new bonds are not completely formed। तो ये ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट है आपका। लेकिन 1 स्टेप मैकेनिज्म है, साथ ही आगे चला जाएगा बेटा। अल्टीमेटली BH बन गया, प्लस ये अल्कीन भी बन गई, प्लस ये हेलाइड आयन। ये जो हमने लिया ये RX था और ये हमारी जो है B नेगेटिव बेस थी एंड इट्स अ 1 स्टेप मैकेनिज्म। इसका मतलब अगर इसका रेट लॉ लिखेंगे तो अब रेट में एलिमेंट्री रिएक्शन है ना ये, तो रेट लॉ में क्या लिखे, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड बेस। बेस। अब देखो इसमें 2 टर्म्स आई और 2 टर्म्स आई, तो इसका मतलब इसीलिए तो इसको बाय मॉलिक्यूलर कहते हैं। मेरी बात समझ में आई बेटा? बिल्कुल सिमिलर ही तो है, जैसे SN1 SN2 थे वैसे E1 E2 है, ठीक है? यस मैम। अच्छा, लेकिन E2 में कुछ और चीजें भी हैं बेटा। E2 मैकेनिज्म रिक्वायर्स एंटी पेरिप्लानर ज्योमेट्री। एंटी पेरिप्लानर ज्योमेट्री, एंटी पेरिप्लानर पता है क्या होते हैं कि जो हाइड्रोजन और जो हेलोजन है, देखो E2 एलिमिनेशन में होना तो यही है ना, एक H ने निकलना है, एक X ने निकलना है। हाँ, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलता है, X नेगेटिव की फॉर्म में निकलता है, लेकिन H और X ही निकलते हैं बेटे। एंटी पेरिप्लानर ज्योमेट्री ये कहती है कि जो हाइड्रोजन और हेलोजन है ये एक दूसरे की ट्रांस एंटी पोजीशन पे होने चाहिए बट सेम प्लेन में होने चाहिए। सिस और ट्रांस बता ही तब सकते हो जब सेम प्लेन में होगा। सिस और ट्रांस किस में होता है? ज्यादातर एल्कीन में होता है। एल्कीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला सेम प्लेन में ही होता है। तो एंटी पेरिप्लेनर ज्योमेट्री का मतलब है कि हाइड्रोजन और हेलोजन एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पे होने चाहिए। अब ये ओपन चेन जो नॉर्मल कंपाउंड है, इसमें आप बताओ ये ऐसा कंपाउंड बना है
तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? No, ma'am. नहीं, ओपन चेन वाले तो दिखाते ही नहीं। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं दिखाता उसमें काहे का सिस और काहे का ट्रांस, तो यहाँ तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। पर जहां सिस ट्रांस आइसोमर्स होंगे वहां यस वी विल हैव टू थिंक कि E2 तभी चलना है अगर H और X एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पे हो। और बेटे ये कहाँ चलता है? ये चलता है एलिसाइक्लिक रिंग्स के अंदर। नाउ कंसीडर दिस कंपाउंड, ये साइक्लोपेंटेन है, इस पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है और एक ब्रोमीन लगा है। देखो, जिस कार्बन पे हेलोजन लगा होता है वो अल्फा कार्बन, और साथ वाला कार्बन जो है दैट इज बीटा। अब सेट्जेफ रूल है ना, अब ये देखो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, इधर बीटा 1 इधर बीटा 2। वैसे सेट्जेफ रूल के मुताबिक क्या लगता है, बीटा 1 से जाना चाहिए या बीटा 2 से? बीटा 1 से। Beta 1. चलो 1 ऐसा करते हैं, बना के देखते हैं। अगर हमने बीटा 1 प्रोटॉन निकाला तो अल्फा और बीटा 1 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर को आप थोड़ा ठीक से इंटरप्रेट कर लें तो यहाँ पर एक CH2 है, यहाँ पर भी एक CH2 है और यहाँ पर एक CH3। ऐसे ही करते हैं ना बेटा, डबली बॉन्डेड कार्बन, ये दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन है और साथ वाला अल्फा हो जाता है, ये एक CH2, ये एक CH2, ये एक CH3, अल्फा अल्फा अल्फा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है जी? 3. 7. 7 अल्फा हाइड्रोजन बेटा, 3 and 2 5 and 2 7, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर बीटा 2 प्रोटॉन निकला तो बीटा 2 प्रोटॉन में अल्फा और बीटा 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसके लिए तो बस इधर एक ये अल्फा है और एक इधर वाला अल्फा है, तो इसके तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इस हिसाब से मेजर प्रोडक्ट 7 वाला होना चाहिए, यस और नो? यस मैम। होता नहीं है, होता नहीं है। अब यहाँ ना इथोक्साइड डाला है, सोडियम इथोक्साइड, और लिख दिया E2 मैकेनिज्म। E2 को एंटी पेरिप्लेनर चाहिए। आप याद करो एलिसाइक्लिक रिंग्स में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है ना। Yes, ma'am. अब जब ये वेज पे ब्रोमीन लगा है तो इसका ट्रांसपोजिशन कौन सा होगा? अगर ब्रोमीन वेज पे लगा है तो फिर जो हाइड्रोजन है उसको किस पे लगा होना चाहिए? डैश पे। डैश पे लगा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है ना एंटी पोजीशन। तो आप बताओ उधर जो CH3 वाला हाइड्रोजन है ये डैश पे है? नो मैम। अब नॉर्मल एलिमिनेशन होनी होती, इवन मैकेनिज्म चलना होता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर तो ये बन जाता। पर यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दे रहा है E2 मैकेनिज्म, तो E2 में इधर का हाइड्रोजन तो जा ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे मैं एक बड़ा सा क्रॉस लगा रही हूँ। भाई ध्यान रखना ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, ये क्रॉस जरूर लगा लेना क्योंकि इधर से होना ही नहीं है E2। तो फिर दूसरी तरफ के तो दोनों हाइड्रोजन अवेलेबल है जी, चाहे वो वेज वाला है चाहे वो डैश वाला है, दोनों अवेलेबल है ना। बीटा 2 तो बीटा 2 में ये जाएगा, यहां से जाएगा आपके पास ब्रोमीन, यहां से जाएगा हाइड्रोजन। मेरी बात समझ में आई? यस और नो? हाँ जी मैम। तो ये मेजर है। तो जहां एलिसाइक्लिक रिंग होगी तो वहां वेज डैश बनाए होंगे ना, तो आपने ध्यान रखना है कि अगर ब्रोमीन वेज से गया तो साथ वाला हाइड्रोजन डैश से ही जाएगा, या ब्रोमीन अगर डैश से गया तो साथ वाला हाइड्रोजन वेज से ही जाएगा। ठीक है बेटे? यस Yes, मैम। ma'am.
अब एक और बात, E2 fails when there is no beta hydrogen, ठीक है ना? अगर E2 ही चलना है, E2 में कोई शिफ्ट तो होनी नहीं, तो फिर अगर कोई बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, अल्फा से हेलोजन निकलता है, बीटा से ही हाइड्रोजन निकलता है, अगर कोई बीटा हाइड्रोजन ही ना हो तो E2 कैसे चलेगा? तो E2 फेल हो जाता है, फिर E2 चल ही नहीं पाता वहां। फिर ये नहीं वहां एलिमिनेशन नहीं होती, बट फिर E2 से नहीं होगी, E1 से हो जाएगी। जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट अंडरगो E2, बताओ कौन सा E2 नहीं होगा? थोड़ा सोचो। सेकंड में नहीं होगा, थर्ड में नहीं होगा, नहीं सेकंड में तो हो जाएगा। ये अल्फा है तो इधर ये बीटा नहीं है, इधर वाले से चल रहे हैं। ये अल्फा है, ये देखो मैं बस अल्फा बीटा मार्क करती हूँ, उसी से पता चल जाना है आपको। ये लो, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पे हाइड्रोजन है, ये अल्फा, ये बीटा, और बीटा के पास तो आगे मिथाइल लगे, हाइड्रोजन कहाँ है? तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा, थर्ड वाला। और फोर्थ वाले में ये अल्फा और ये बीटा, इसके पास तो है। तो जहां कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है वहां E2 फेल हो जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि एलिमिनेशन नहीं होती, रिएक्शन तो हो जाता है बेटा, लेकिन E2 मैकेनिज्म से नहीं चलता। फिर किससे चल पड़ेगा? E1 मैकेनिज्म से चल पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करते ये वाला जो पहले समझाया था आपने। क्या बेटा? -B1H बड़ा बीटा 1 से। बेटा ये सारी कहानी क्या एक्सप्लेन हो रही है कि जब E2 अगर चलाना है तो एंटी पेरिप्लानर चाहिए। एंटी पेरिप्लानर का मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन और हेलोजन है वो दोनों एंटी पोजीशन ट्रांसपोजिशंस पर होने चाहिए। तो अगर ब्रोमीन वेज से निकला है तो डैश से ही हाइड्रोजन निकलेगा। इधर वाला हाइड्रोजन इसीलिए तो नहीं निकल पा रहा क्योंकि ये तो वेज पे ही है, तो सेम साइड है। हमने क्या कहा? हाइड्रोजन और हेलोजन ट्रांस पे होने चाहिए, तो इधर वाला तभी नहीं निकल सकता। हाँ, इधर वाला निकल जाएगा, डैश वाला ही निकलेगा कि ब्रोमीन वेज से गया, डैश से हाइड्रोजन में। ठीक है? इसमें मैम स्टेबिलिटी हम अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से नहीं देखेंगे? नहीं बेटा, ये E2 है ना। अगर इन्होंने एलिमिनेशन सिंपल लिखा होता, कोई मैकेनिज्म ना स्पेसिफाई किया होता, फिर तो आप अल्फा हाइड्रोजन से देखते। ये E2 लिख के दे रहे हैं, फिर आपको पता है कि E2 में होता ही यही है कि जो हेलोजन है उसकी ट्रांस पोजीशन का ही हाइड्रोजन जाता है। ठीक है? ओके, थैंक यू। अच्छा, एक और तरह का भी मैकेनिज्म है अब इसमें, नई तरह का, विच इज E1CB मैकेनिज्म। ये तीसरा E1CB, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस्ड मैकेनिज्म। CB is for conjugate base। पहली बात तो ये एक रेयर मैकेनिज्म है, हमेशा नहीं चलता, दो कंडीशंस में चलता है जी। कौन सी दो कंडीशन? अगर ऐसा हो जाए कि जो लिविंग ग्रुप है वो पुअर लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप यहाँ हेलाइड है, बट अगर लिविंग ग्रुप एबिलिटी बहुत कम है और बीटा हाइड्रोजन हाईली एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक है, तभी ये मैकेनिज्म चलता है, वरना ये मैकेनिज्म चलता ही नहीं है। तो पहली बात तो यही है कि इट इज अ रेयर मैकेनिज्म। नॉर्मली आप E1 या E2 के बारे में ही सोचेंगे, इसके बारे में नहीं सोचेंगे। occurs only when leaving group is poor, या leaving group is the poor leaving group, या ऐसे कहते हैं कि उसकी लीविंग ग्रुप एबिलिटी कम है ना? जैसे कि आप बताओ, सारे हेलाइड में से फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में से सबसे पुअर लीविंग ग्रुप कौन सा होता है? Chloride। तो उसी के साथ चलता है ये ज्यादातर। एंड बीटा हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक है, तब चलता है। अभी ऐसा क्यों? देखो, E1 मैकेनिज्म में क्या होता है? E1 में पहले हेलाइड निकलता है, बाद में बेस आके बीटा प्रोटॉन ले जाती है। ये E1 से कुछ उल्टा है।
इसमें ना बीटा हाइड्रोजन हाईली एसिडिक है, इतना ज्यादा एसिडिक है कि पहले बीटा हाइड्रोजन निकल जाएगा। अच्छा, जब हेलाइड निकला था, एक्स नेगेटिव निकला, तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना था। अब आप बताओ, अगर H पॉजिटिव निकलेगा तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोनाइन। कार्बोनाइन। या फिर अगर कोई एसिड अपना H पॉजिटिव लूज कर देता है तो जो पीछे बचता है उसे क्या बोलते हो? एसिड में से कॉन्जुगेट बेस, तभी तो इसका नाम कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म है। सीबी वहीं से तो आया। अब देखो क्या होता है, 2 स्टेप्स में होता है ये भी। ये एक एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है, तो फिर ये बीटा है और ये अल्फा है जी। अल्फा पे 3 फ्लोरीन लगे हैं, बीटा पे भी इतना विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इतने सारे विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तभी तो बीटा हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक। आपको पता है विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। इस पर अटैक करने के लिए आया बेटा बेस इथॉक्साइड C2H5O नेगेटिव, ये बेस आया बेटे। ये हमारा एल्काइल हैलाइड है और ये हमारी बेस है। पहले स्टेप में क्या हुआ? इट्स अ रिवर्सिबल स्टेप। कुछ नहीं, बेस अपना प्रोटॉन लेके चला जाएगा, बेस ने प्रोटॉन निकाल दिया और जैसा आप कह रहे हैं पीछे कार्बेनाइन बन जाए। अब ये CF3 इकट्ठा भी लिख सकते हैं ना? समझ में आई मेरी बात? ये जो बना बेटा, दिस इज कॉन्जुगेट बेस, या कार्बेनाइन भी कह दूं तो गलत तो नहीं है, कार्बेनाइन भी। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो कॉन्जुगेट बेस बन गई बेटे, इसमें से अब हेलाइड लीव ऑफ करके जाएगा। हेलाइड तो खुद ही जो है निकल जाता है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये इसका स्लो स्टेप है। यहां से F नेगेटिव, कोई भी एक F नेगेटिव जो है वो निकल जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज इधर आके डबल बॉन्ड बना देगा। ये कॉन्जुगेट बेस ही थी या कार्बेनाइन। अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट तो एल्कीन बन गया। ये बन गया जी, ठीक है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, ये इसका सेकंड स्टेप है। अब स्लो स्टेप तो ये वाला है जिसमें से F नेगेटिव निकलता है, फ्लोराइड आयन अपने आप लीव ऑफ करता है, ये स्लो स्टेप है। अच्छा, रेट लॉ अगर लिखे, थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर को याद करना पड़ेगा। रेट लॉ अगर लिखे तो रेट लॉ यही होगा ना, फ्रॉम सेकंड वाले से, रेट इज K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CB। स्लो स्टेप का रिएक्टेंट तो कॉन्जुगेट बेस ही है, पर कॉन्जुगेट बेस तो एक इंटरमीडिएट है। तुम्हें याद है रेट कभी इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर सकता, काइनेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये तो करेक्ट रेट लॉ है ही नहीं, इसको मार्क कर दिया मैंने इक्वेशन 3, बट दिस इज नॉट द करेक्ट रेट लॉ। ये तो करेक्ट रेट लॉ है ही नहीं। अब करेक्ट रेट लॉ निकालने के लिए क्या करें? जो काइनेटिक्स में करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। करेक्ट रेट लॉ निकालने के लिए अब ये देखो, ये रिवर्सिबल है। अगर ये रिवर्सिबल है तो हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। फॉर रिएक्शन 1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैपिटल K, दिस इज इक्वल टू व्हाट बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट में तो कॉन्जुगेट बेस है, रिएक्टेंट में क्या है?
रिएक्टेंट में तुम्हारा एल्काइल हैलाइड है और बेस है। यहां से कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन निकाली, कैपिटल K इंटू RX इंटू बेस, और अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे? थर्ड में। Substituting the value of conjugate base in equation 3. Rate is small k into इसकी जगह conjugate base की जगह capital K into RX into base, और तुम्हें पता है constant into constant is another constant, तो फिर हमारा रेट लॉ ये बन जाएगा, रेट इज K dash into RX into base। ये हमारा करेक्ट रेट लॉ है। यस, दिस इज द करेक्ट रेट लॉ। ये करेक्ट रेट लॉ है। तो ऐसा कहते हैं कि इवन सीबी मैकेनिज्म फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स ये, बट इज यूनिमोलिक्यूलर। यूनिमोलिक्यूलर क्यों? स्लो स्टेप का रिएक्टेंट तो एक ही है। हाँ वो ठीक है, वो इंटरमीडिएट है तो सब्स्टिट्यूट करके निकाल लियो, लेकिन इवन सीबी मैकेनिज्म जो है ओवरऑल हमने ये कहा कि इट इज यूनिमोलिक्यूलर बट इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ऑर्डर तो 2 ही आ रहा है। समझ में आया बेटा? यस मैम। स्यूडो केमिकल रिएक्शन नहीं जी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है, ऑर्डर तो 2 ही रहता है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में तो ऑर्डर किसी कंडीशन में 1 भी हो जाता है, इसका ऑर्डर तो 2 ही रहता है। बस ये समझा रहे हैं कि स्लो स्टेप का रिएक्टेंट एक ही है, फिर भी इसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट करके निकाला ना हमने, इसलिए इसका ऑर्डर 2 है। ये था बेटा आपके पास बेसिकली जो मैकेनिज्म्स हैं E1, E2, E1CB। अब एक और होती है हॉफमैन एलिमिनेशन। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम इसके स्लो स्टेप में फ्लोरीन क्यों लिविंग ग्रुप है? क्लोरीन भी तो हो सकता था बेटर लिविंग ग्रुप। बेटा क्योंकि उस पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया ना, बीटा से हाइड्रोजन जाता है तो अल्फा से ही जाता है हेलोजन। ठीक है, जिससे हाइड्रोजन गया उसी से थोड़ी हेलोजन निकल जाता है, इसलिए। ठीक है, ओके मैम। अच्छा अब ना एक इसमें करनी है जी हॉफमैन एलिमिनेशन। बेटा हॉफमैन एलिमिनेशन इज ऑपोजिट टू सेडजेफ एलिमिनेशन। अभी सेडजेफ रूल की बात कर रहे थे कि सेडजेफ रूल में वो बनता है जो मोर अल्काइलेटेड अल्कीन होती है। हॉफमैन एलिमिनेशन सेडजेफ से उल्टा है जी। ये कहता है कि वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट है जो लेस अल्काइलेटेड है, जिसके अल्फा हाइड्रोजन कम है। देखो नॉर्मली तो सेडजेफ ही चलती है, सिर्फ कुछ कंडीशंस में हॉफमैन चलती है। अभी वही कंडीशंस देखनी है कि हॉफमैन की क्या कंडीशंस है। So Hofmann elimination is opposite to Sedgwick elimination. Less alkylated alkene is the major product. बेटा ये कुछ कंडीशंस में होती है। और पहला कंडीशन, आप जब बल्कि या स्टेरिकली हिंडर्ड बेस जो है, लाइक बता देती हूँ कौन सी है बल्कि या स्टेरिकली हिंडर्ड। ये ट्राई मिथाइलअमीन, नाइट्रोजन को 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। या ये पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, देखो बेस कितनी बल्की है। ये पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है,
नाम लिख देती हूँ इसका, दिस इज पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। अच्छा सोचो, बेस खुद बल्कि है, बड़ी भारी बेस है। बेस का काम क्या है? उसने प्रोटॉन निकालना है। तो अगर बेस ने जाके प्रोटॉन निकालना है, मैं पहले एग्जांपल देती हूँ फिर इसको पूरा लिखूं। बेस ने जाके प्रोटॉन निकालना है, एक सिंपल सी बात है, यहाँ क्लोरीन लगा है, ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा 1, ये बीटा 2। अगर बेस खुद बड़ी स्टेरिकली हिंडर्ड है तो आप बताओ उस बेस को बीटा 2 कोने वाला हाइड्रोजन निकालना आसान है कि बीच में से जाके बीटा 1 वाले को निकालना आसान है? बीटा 2 बीटा 2 को। तो फिर देखो बीटा 2 वाला ही निकलता है, वही मेजर प्रोडक्ट होता है। तो अगर बेस खुद, मेनली तो यही होता है जी हॉफमैन एलिमिनेशन का। सो इट व्हेन अ बल्की और स्टेरिकली हिंडर्ड बेस लाइक पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इज यूज्ड, इसको यूज करते हैं। सो इट प्रेफरेबली एब्स्ट्रैक्ट निकालती है स्टेरिकली लेस हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन। तो यहां से क्या हुआ जी, आपने इसमें लेट्स से ये पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, तो मेजर प्रोडक्ट जो है बीटा 2 वाला प्रोटॉन निकलेगा। तो अल्फा और बीटा 2 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अब इसमें सेडजेफ नहीं चल रहा है, इसमें हॉफमैन चल रहा है क्योंकि बेस बल्कि है। समझ में आई मेरी बात? बोलो। यस मैम। तो ये पहला केस था हॉफमैन का, आगे देखते हैं। मैम अच्छा बेस इसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेसिस ही बेटा, बेस जनरली एलिमिनेशन में यूज ही स्ट्रॉन्ग बेस करते हैं हम, कोई भी हो, चाहे E1 हो, E2 हो, स्ट्रॉन्ग बेसिस ही यूज करते हैं, ठीक है। हाँ जी मैम। अच्छा, इसमें बस ये है कि स्ट्रॉन्ग तो है, बल्कि बेस है, बस थोड़ी भारी है खुद। अच्छा, एक दूसरा केस देखते हैं। E1CB मैकेनिज्म चले और एक से ज्यादा बीटा, अगर E1CB चल रहा है तो देखो E1CB में तो क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन है हाईली एसिडिक। मान लो दो तरह के बीटा हाइड्रोजन है, तो E1CB में वो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जो ज्यादा एसिडिक है, जो मोर एसिडिक बीटा हाइड्रोजन है उसने निकलना है। देखो मैं एग्जांपल देती हूँ, कंसिडर अब ये अल्फा और ये बीटा 1 और ये बीटा 2, आप इसको KOH अल्कोहलिक से ट्रीट कर रहे हो। अच्छा, हमें कैसे पता यहाँ E1CB चलेगा? क्योंकि फ्लोराइड है ना, फ्लोराइड पुअर लिविंग ग्रुप है तो E1CB चल ही पड़ेगा। अब इसके साथ तो इधर ये डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इसको डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बीटा 1 वाला हाइड्रोजन तो इतना एसिडिक नहीं होना, ज्यादा एसिडिक बीटा 2 हाइड्रोजन होगा ना। समझ में आई मेरी बात? तो बस फिर, और इसमें वो बीटा हाइड्रोजन प्रेफरेबली निकलता है जो मोर एसिडिक है, और जनरली वही स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होगा, तो बीटा 2 प्रोटॉन निकलेगा। तो इसका मेजर प्रोडक्ट वही ब्यूट 1E नहीं बनेगा। ये रहा। एक और केस होता है बेटा कि एल्काइल हैलाइड खुद स्टेरिकली हिंडर्ड है, एल्काइल हैलाइड में ही स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो अगर एल्काइल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तब भी यही होता है, प्रेफरेबली वो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड है। देखो ये अल्फा, ये बीटा 1, ये बीटा 2, ये बीटा 1 के साथ इधर बहुत सारी हिंड्रेंस दिख रही है ना बेटा। देखो अगर एक ब्रांच होती तो उसको ज्यादा हिंड्रेंस नहीं मानते, पर अगर बीटा के साथ वाले कार्बन पे दो ब्रांचेस हो जाए तो ये बहुत हिंडर्ड हो गया।
फिर इस बीटा 1 वाले हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल हो गया, फिर प्रेफरेबली कौन सा निकलेगा बेटा, बीटा 2 वाला निकलेगा। तो अल्फा और बीटा 2 के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। माइनर तो दूसरे चलते ही रहते हैं, ये हम ऑफ कोर्स मेजर प्रोडक्ट्स की बातें कर रहे हैं। ये तब है जब एल्काइल हैलाइड खुद ही स्टेरिकली हिंडर्ड है। हमें कैसे पता, हमें ऐसे पता बीटा के साथ वाले कार्बन पे अगर दो दो ब्रांचेस होंगी तो इसको हमें खुद स्टेरिकली हिंडर्ड मानेंगे। तो वो जो वन ऑफ द बीटा हाइड्रोजन मोर हिंडर्ड है, बीटा 1 वाला मोर हिंडर्ड था, उसका निकलना मुश्किल था, इसलिए बीटा 2 वाला निकल गया। अच्छा एक और बात, अगर कोई स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, बीटा कार्बन को जुड़ा है, तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बीटा हाइड्रोजन को हाईली एसिडिक कर देगा। और जब बीटा हाइड्रोजन हाईली एसिडिक हो जाएगा तो मैकेनिज्म कौन सा चल पड़ेगा, E1CB। और फिर E1CB में वही बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जो ज्यादा एसिडिक है। जैसे कंसिडर, ये देखो ये ये मिथॉक्साइड डाला, ये अल्फा, बीटा 1, बीटा 2, ये नाइट्रो ग्रुप लगा है यहाँ, देख रहे हो नाइट्रो कैसा होता है, विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन ग्रुप। विड्रॉल। तो इसने यहाँ से बहुत ज्यादा खींची इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो जो बीटा 1 वाला हाइड्रोजन है वो हो गया बड़ा एसिडिक, तो जो ज्यादा एसिडिक होगा वही निकलेगा ना, तो फिर बीटा 1 वाला ही निकलेगा। सो मेजर प्रोडक्ट यही है जी। ये बीटा 1 प्रोटॉन निकलता है। आपने CH2 लिख दिया NO2 के साथ, CH नहीं आएगा वहां पे। हाँ CH आएगा बेटा, ठीक है, हाइड्रोजन तो निकल गया वहां से। एक एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मैंने यहाँ हेडिंग लिख के छोड़ दिया, पर ये ना अमीन्स के चैप्टर में करते हैं, हम वहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को स्लाइड्स दिखा देती हूँ बस। बेटे आज हमने यहाँ से शुरू किया, ये 14th, सिक्सटीन, 18, 19, सब मेरी जगह तुम बोल रहे हो। बोलो बोलो कोई बात नहीं। 20, 21, 20, 23। अच्छा ये ना मैंने कल तक का काम बनाया था और मैंने जिनके मेरे पास फोन नंबर है मैंने भेजा भी था,